स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। मई में हो सकता है आप लोगों का, देखो मई में स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो मई में एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब किसका एग्ज़ाम किस डेट में है तो ये तो आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए अपने एडमिट कार्ड। और अपना जो है एग्ज़ाम सिटी, मतलब कि हम लोगों को ये तो पता चल ही जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पर है, ठीक है, और किस तारीख को है, इतना मालूम हो जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। अब आगे का जो है, जो रिवीजन ज़रूर करें, जो पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर करें। और मैराथन के चक्कर में कम पढ़ें, सेल्फ स्टडी ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। मैराथन के चक्कर में कम पढ़ें और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। ये मेरी एक छोटी सी सजेशन है आप लोगों के लिए। कॉर्पोरेट अकाउंट में हम लोग बात करने वाले हैं और ये क्लास नंबर हम लोगों की 2 रहने वाली है। और हम लोग जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि 1 नंबर की क्लास में, जब क्लास नंबर 1 स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आप लोगों को 28 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम लोगों को उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो देखो अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। हम लोगों को बस टॉपिक वाइज हम लोगों को अपनी कंटेंट पर ध्यान देना है। तो हम लोग क्लास सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में, क्योंकि 28 नंबर हम लोगों ने करवा दिए थे, ये आप लोगों की 29 नंबर से स्टार्ट है ना क्लास। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी, और पंजीकृत पूंजी मैंने बताया हुआ है कि पंजीकृत पूंजी भी इसी को कहते हैं। और इसी को नाम मात्र पूंजी, और इसी को अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। और इसका उल्लेख हम लोग कहाँ पर करते हैं? पार्षद सीमा नियम में करते हैं। और पार्षद सीमा नियम के हम लोग अगर पूछा जाता है कि किस वाक्य में करते हैं, तो याद रखिए कि हम लोग पूंजी वाक्य में इसका उल्लेख जो है वो करते हैं। तो इसमें जो पूछा है कि इनमें से कौन सी पंजीकृत पूंजी कौन सी है, तो प्रदत्त पूंजी नहीं है, आयाचित पूंजी नहीं है, अधिकृत पूंजी जो है वो पंजीकृत पूंजी है। यह कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। यह कंपनी पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। अधिकतम सीमा होती है, मतलब कि इससे ज़्यादा के अंश जारी नहीं कर सकती है। कोई भी कंपनी जो है इससे ज़्यादा के अंश जारी नहीं कर सकती है। इससे कम के और इसके बराबर के तो कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। अब लाभांश जो है वो सामान्यतः दिया जाता है, तो वो अधिकृत पूंजी पर दिया जाता है? तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अधिकृत पूंजी पर जो सामान्यतः लाभांश दिया जाता है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, मैं सोचा कि नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि अधिकृत पूंजी पर दिया जाता है, निर्गमित पूंजी पर दिया जाता है, मांगी गई पूंजी पर दिया जाता है, या फिर प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि लाभांश सामान्यतः अधिकृत पूंजी पर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में, मतलब कि विक्रेता ने शुद्ध संपत्तियां जो हैं, वो कितने की हैं? 1,20,000 की हैं, ठीक है। 1,00,000 के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए हैं, 1,00,000 के। अब जो डिफरेंस है 20,000 का,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहाँ पर जमा करेंगे? तो उसे हम लोग ख्याति में जमा करेंगे, पूंजी संचय में जमा करेंगे, या फिर विक्रेता के खाते में जमा करेंगे, या फिर लाभ हानि विवरण में जमा करेंगे। तो उसे हम कहाँ जमा करेंगे? तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो याद रखिए कि यदि अगर मान लो 1,20,000 की संपत्ति है, सिंपल बात है, और हमने हमने अंश कितने के दिए हैं? 1,00,000 के दिए हैं। तो 20,000 का कंपनी को फ़ायदा हुआ है, तो कंपनी कहाँ ले चलेगी? इसको संचय में ले चलेगी। और संचय में कौन से संचय में ले चलेगी? तो याद रखिए कि वो पूंजी संचय में ले चलती है। तो कौन से संचय में ले चलेगी? तो पूंजी संचय में ले चलेगी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? अंश पूंजी खाते को, संपत्ति खाते को, प्रवर्तक खाते को, या फिर ख्याति खाते को? तो अगर यदि हमने प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए हैं तो किस खाते को डेबिट करेंगे? तो याद रखिए कि हम लोग कौन सा खाता डेबिट करेंगे? ख्याति खाता जो है वो हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 समता अंश प्रत्येक जो है वो 10 रुपये के जनता को 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए या जारी किए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जो राशि होगी तो उसकी राशि बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 रुपये प्रीमियम पर जो लिया है, तो यहाँ पर पूछा है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते में कितनी राशि, अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी राशि होगी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते में, अब देखो यहाँ पर जो प्रीमियम लिखा हुआ है, ये प्रीमियम ये तो पता नहीं है कि हम लोग प्रीमियम को कहाँ पर रखेंगे। प्रीमियम अगर लिखा नहीं होता है तो इसे हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? अलॉटमेंट पर यूज करते हैं। और अगर हमने अंश जो है वो 10,000 जारी किए हैं, और भले ही हमारे पास 12,000 अंश आए हैं, लेकिन हम कितने से रुपए लेंगे? तो हम 10,000 अंशों से रुपए लेंगे। तो 10,000 के हिसाब से 2 रुपये हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम कितना रुपए ये लेंगे? तो यहाँ पर हम लोग 20,000, इसका सही आंसर जो है वो 20,000 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने पिछली बार आप लोगों को क्लास में बताया था, पिछली बार मतलब कि इसके पहले, तो उसका भी राइट आंसर 24 ना होके 20 होगा। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है? उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने 1,80,000 में एक मशीन खरीदी, ठीक है? एक मशीन खरीदी, कितने की खरीदी है? एक मशीन 1,80,000 रुपये की खरीदी है, ठीक है? तो 1,80,000 रुपये की मशीन खरीदी है, जिसका भुगतान इनको भुगतान करना है तो कैश में करें या फिर अंश जारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि भुगतान के रूप में इन्होंने 100 रुपये वाले 10% कटौती पर निर्गमन किया है, अंशों का निर्गमन किया है 10% कटौती पर। तो अगर हम अंश का मूल्य निकालते हैं, और अंश का मूल्य वैसे कितना है? 100 रुपये, लेकिन अगर कटौती को हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं तो 100 रुपये का 10% अगर निकालते हैं तो ये कितना आएगा? तो ये 10 रुपये ही आएगा। तो यहाँ पर कटौती कितनी मिली है? तो यहाँ पर कटौती जो मिली है वो कितनी मिली है? 10 रुपये की। तो बचे कितने रुपए? 90 रुपये।
तो अब 90 रुपये के हिसाब से एक अंश की वैल्यू कितने रुपए की है, 90 रुपये की, और 90 के हिसाब से अगर हम भुगतान करेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 बिंदी, तो हम लोग कितने अंश जारी करेंगे, तो हम 2000 अंश जारी करेंगे। तो इसका क्वेश्चन का इसका जो आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ में आप लोगों को बताते भी चलता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर जो है वो किसे इशू किए जाते हैं, प्रमोटरों को मतलब कि प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए, परिवर्तनीय ऋण पत्रों के धारकों को, या फिर विद्यमान अंशधारियों को। तो याद रखिए कि जो अधिकार अंश हैं, तो वो जो अंशधारी हमारे विद्यमान हैं मतलब कि वर्तमान में हैं, उनको सबसे पहले ऑफर किए जाते हैं, उन्हें हम राइट शेयर कहते हैं। तो ये शेयर होल्डर जो हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो है वो हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले इनको करेंगे, तो इसका राइट आंसर है विद्यमान अंशधारियों को, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो 2 लाख की पूंजी से निर्बंधित है, मतलब कि ये 2 लाख की पूंजी से जो है वो निर्बंधित है, जो 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभाजित है। अब देखो पूंजी कितनी है, तो यहाँ पर पूंजी लिख लेते हैं, पूंजी जो है वो है 2 लाख। ठीक है, कैपिटल की बात अगर हम लोग करते हैं तो कैपिटल कितनी है, 2 लाख। ठीक है, अब जो है अगर हम विभाजन की बात करते हैं, तो पूंजी का जो विभाजन है, पूंजी का विभाजन जो है, पूंजी का जो विभाजन है वो कैसे है, तो 2 लाख के जो अंश, 2 लाख की जो पूंजी है वो छोटे छोटे 10 रुपये के हिस्सों में बटी हुई है। तो ऐसे कितने हिस्से हो जाएंगे, तो ऐसे हिस्से जो हो जाएंगे वो 2000 अंश हो जाएंगे। छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग अंश कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को इंग्लिश में हम लोग शेयर कहते हैं। अब इनमें से 19,990 जो अंश हैं, 19,990 अंश अशोक द्वारा धारित हैं। अब इसमें से जो अंश धारक हैं, अंश किसके पास हैं, तो एक है अशोक, और अशोक के पास कितने अंश हैं, 19,990, और एक है संजय, और संजय के पास कितने अंश हैं, और संजय के पास हैं 10 अंश। ये सवाल मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो है अधिनियम की दृष्टि से यह है, तो ये साझेदारी है, मतलब कि ये पार्टनरशिप है, या फिर निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या फिर सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, या फिर ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। तो ये क्या है, तो ये जो है वो एक निजी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वो क्या है, तो वो एक निजी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है 36 का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर की हम लोग बात करते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है या घटाया जाना चाहिए। निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए, अग्रिम याचना, बकाया
मांग या फिर अंश हरण या फिर अंशों के निर्गमन पर अगर हमने बट्टा दिया है तो उसको घटाएंगे। तो इनमें से हम प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें से क्या घटाएंगे? अग्रिम याचना, बकाया मांग को, अंश धारण को या फिर अंशों के निर्गमन पर बट्टा को। तो इसका राइट आंसर है कि हम लोग जो कॉल्स इन एरियर हैं, जो हमारे बकाया मांग हैं, उनको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशों के निर्गमन पर, अंशों के निर्गमन पर इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। जो प्रीमियम हम लोग लेते हैं, प्रीमियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो प्रीमियम का उपयोग पूछा है। प्रीमियम का उपयोग हम बोनस अंशों के निर्गमन के लिए कर सकते हैं, लाभों के वितरण के लिए कर सकते हैं, सामान्य संचय के लिए कर सकते हैं, सामान्य संचय में हस्तांतरण के लिए कर सकते हैं, या फिर ये सभी के लिए हम लोग इनका उपयोग जो है वो इन तीनों ऑप्शनों में ये सभी के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि हम अगर प्रीमियम लेते हैं तो प्रीमियम का उपयोग हम लोग जो सिखाएंगे, तो मैंने इस ऑप्शन में तो ये तीनों गलत हैं। लाभ के वितरण को नहीं कर सकते हम लोग, और सामान्य संचय में हस्तांतरण इसका नहीं कर सकते। सामान्य संचय को कहते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, और लाभ को मतलब लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बोनस अंश हम लोग इससे जारी कर सकते हैं, बोनस शेयर इससे जारी हो सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 100 रुपये वाला समता अंश 120 रुपये में निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? और मैंने कहा है आप लोगों से कि अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार हैं। सम मूल्य पर, दूसरा है अधिमूल्य पर, अधिमूल्य को कहते हैं हम लोग प्रीमियम पर। ठीक है, और तीसरा है हम लोगों का कटौती पर। तो यहाँ पर पूछा है कि यदि हम 10 का शेयर है, 100 का शेयर है और 100 में बेचते हैं तो ये सम मूल्य है, और अगर 100 का शेयर है अगर हम 120 बेचते हैं तो जो 20 रुपये में एक्स्ट्रा लेते हैं वो क्या है? तो वो हमारा अधिमूल्य है। अधि मतलब अधिक, और अधिक मूल्य को कहते हैं अधिमूल्य। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का अधिमूल्य पर निर्गमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते भी हैं इनके इंग्लिश की, तो इशू एट पार, ठीक है, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। तो हम लोग किस प्रकार से, इसका मतलब कि 100 रुपये का अगर हम लोगों ने लिया है और 120 में अगर हम बेचते हैं, कंपनी की वैल्यू कितने की है अंश की? 100 रुपये की। लेकिन कंपनी की वैल्यू इतनी बड़ी है, गुडविल इतनी अच्छी है कि वो 120 में भी उसको बेच सकती है, तो उसको भी 120 में भी बेचेगा, तो उसे विश्वास है कि वो अंश जो है वो 120 में भी बेचेगा। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने एच लिमिटेड से 15 लाख की संपत्ति को पूरा करने हेतु अंशों की संख्या होगी पूछा है। 100 रुपये वाले 25% पर ब्याजी के निर्गमन पर खरीदा है। तो यहाँ पर क्रय प्रतिफल के रूप में अंश बताइए कि अंश कितने जारी करेंगे। देखो ध्यान से समझो, एक है ए कंपनी तो एक है एच कंपनी।
ये कंपनियां हैं। ठीक है, एक है ए कंपनी और एक है कौन सी, बी कंपनी, सॉरी एच कंपनी है। ए कंपनी ने एच कंपनी से 15 लाख की संपत्तियां खरीदी हैं और बदले में क्या दिया है, अंश दिए हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अंश 100 रुपये वाले थे, अंश 100 रुपये वाले थे, प्लस में इन्होंने क्या लिया है, अंशों का अगर मूल्य की बात करते हैं तो अंशों का मूल्य जो है वो 100 रुपये है। प्लस इन्होंने क्या लिया है, अगर डिस्काउंट दिया होता तो माइनस करते, लेकिन प्रीमियम लिया है, प्रब्याजी ली है, प्रीमियम कहते हैं इसी को, तो इन्होंने 25% लिया है, तो ये 25 रुपये इन्होंने ये लिए हैं, तो 125 रुपये का इनका अंश है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग कि संपत्तियाँ कितने की खरीदी हैं, 15 लाख की, और 125 रुपये के हिसाब से इन्होंने कहा है कि हम भुगतान करने वाले हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से अगर कट करते हैं तो 25 का, अगर हम लोग 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 पंचे 125 और 25 छिक्का हो गए हम लोगों के 150। ठीक है, अब बचे कितने हमारे पास, 1 2 3 4। अब यहाँ पर बचे हमारे पास 60,000 और डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। अब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कटेंगे 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंश की बात करते हैं तो कंपनी कितने अंश देगी, 12,000 अंश देने पड़ेंगे कंपनी को। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी लिमिटेड ने एच लिमिटेड से 75,000 की संपत्तियां जो हैं वो 10 रुपये 5% प्रब्याजी पर निर्गमन पर द्वारा खरीदी हैं। क्रय प्रतिफल को पूरा करने हेतु जी लिमिटेड द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या बतानी है, तो उसे कितने अंश जारी करने होंगे। अब वही बात फिर से हम लोग इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। अंश का मूल्य देखिए, सबसे पहले अंशों का मूल्य कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। प्रब्याजी अगर लेते हैं तो प्रीमियम है, और प्रीमियम कितना रुपए है, 5 रुपए। तो अंश की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 15 रुपए। अब भुगतान कितने का करना है, 75,000 की संपत्तियां ली हैं, 75,000 की संपत्तियां ली हैं और 15 रुपए का एक शेयर है, तो 15 पंचे 75 और 5,000 के हिसाब से हम लोग अंश जारी करेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन में फिर से एक क्वेश्चन और है, ठीक सेम प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। और इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा। मैं इसको आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से करिए। उसका कमेंट जरूर करें, आप लोग लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आप लोगों को, मेरे जो वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि ये करिए वो करिए, सिर्फ इतना कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी भी करिए, और अगर थोड़ा सा मन लगे तो आप लोग मेरे सवालों के द्वारा, इन क्वेश्चनों के द्वारा प्रैक्टिस ज़रूर करें कि हम किस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कुछ बातें अधूरी लगती हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशों के निर्गमन के पूर्व किस विवरण को निर्गमित किया जाता है। तो अंशों के निर्गमन के पूर्व मैंने बताया है आप लोगों को कि कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख कौन कौन से होते हैं। तो कंपनी के जो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला है हम लोगों का पार्षद सीमा नियम। ठीक है, पार्षद सीमा नियम। ठीक है,
और अगर आप लोग बीकॉम की तैयारी करते हैं तो आप लोग यहाँ से यूट्यूब चैनल से, मेरे यूट्यूब चैनल से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कोई कोचिंग जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। सेमेस्टर वाइज मैं तैयारी कराता हूँ, ठीक है। तो अगर और भी बच्चे करते हैं तो उनको आप लोग जो है चैनल का लिंक भेज सकते हैं, ठीक है। पार्षद सीमा नियम होता है, एक होता है पार्षद अंतर नियम, ठीक है। एक होता है पार्षद अंतर नियम, एक होता है हम लोगों का प्री विवरण, और एक होता है हम लोगों का स्थानापन्न प्री विवरण। एक होता है स्थानापन्न प्री विवरण, ठीक है। इसमें कंपनी की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है। इसमें जो अगर पार्षद सीमा नियम नहीं बनाते हैं तो इसमें उल्लेख करते हैं, मतलब कि ये नियम बताता है और ये नियम को कैसे करते हैं उनको फॉलो करता है। प्री विवरण में क्या करते हैं हम लोग, तो अगर बात आती है कि प्री विवरण में हम लोग आमंत्रण पत्र देते हैं, तो अंशों के निर्गमन के पूर्व किस विवरण को बनाना हमें ज़रूरी है, तो हम लोगों को बनाना जो है वो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें प्री विवरण बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आमंत्रण पत्र होता है, तभी लोग आएंगे। जब कंपनी को पता कैसे चलेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी है, ये काम करने वाली है, तो इस प्रकार से हम लोगों को उसके लिए प्री विवरण को जारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंशों के निर्गमन के पूर्व हमें प्री विवरण जारी करना, प्रॉस्पेक्टस जारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 44 नंबर में लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 11,25,000 की संपत्तियां जो हैं वो 25% प्रीमियम पर 100 रुपये वाले समता अंशों के निर्गमन द्वारा अर्जित की हैं। मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की संपत्तियां खरीदी हैं और कहा है कि हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, अपने अंश दे देते हैं। मेरे अंश की कीमत जो है, अंश की कीमत, अंश का जो मूल्य है वो वैसे तो 100 रुपये है, लेकिन मैं प्रीमियम लगा के अगर लेता हूँ, क्योंकि मेरे प्रीमियम में 25% हम प्रीमियम लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है, अंश की वैल्यू कितने रुपए की है, 125 रुपये की है। अब मुझे आपको भुगतान कितना करना है, 11,25,000 का करना है, तो इस हिसाब से मुझे अंश आपको कितने देने होंगे। तो अगर हम लोग भाग देते हैं 5 से, तो 5 से दे दीजिए या 25 से दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग करते हैं 25 से, तो 25 पंचे 125, और 25 से काटिए 25 छको 100, ठीक है। और यहाँ पर 100 हैं, 112 यहाँ पर पहुँचेंगे, तो 25 पंचे 125, इस प्रकार से ये नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचे कितने हैं, 45, और नीचे बचे कितने, 5। अब 5 निम 45, तो कंपनी को जो अंश देने पड़ेंगे वो कितने अंश देने पड़ेंगे, 9,000 अंश देने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को, देखो मैंने 3 4 5 क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब आप लोगों के गलत नहीं होंगे। अगर कटौती है तो उसको कम कर लीजिए, और अगर प्रीमियम है तो उसको जोड़ लीजिए, और बराबर के प्राइस हैं, मतलब सम मूल्य पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो उतने को भाग दे दीजिए, ठीक है। बात आती है 45 नंबर की, और 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी की चुकता जो पूंजी को निकालने के लिए अंश पूंजी में से हम किसे घटाना चाहिए, तो हमें अग्रिम याचना को घटाना चाहिए, बकाया याचना को घटाना चाहिए, अंश जब्ती को घटाना चाहिए, या फिर अंशों के निर्गमन पर छूट को घटाना चाहिए। ये सवाल मैंने कराया हुआ है। तो हम लोग अगर घटाते हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि हम लोग कॉल सिनेरियर को बकाया याचना को घटाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पर हम लोग कम से कम समय दे रहे हैं, 5 मिनट या फिर 4 मिनट का, इस प्रकार से नहीं देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना है और अपने आंसर को क्लिक करना है, प्रैक्टिस करनी है, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर डिटेल पढ़नी है तो आप लोग बता दीजिए, डिटेल को पढ़ने का तो अब फिलहाल थोड़ा सा समय कम है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग जहाँ से भी मिले तहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप लोग भी जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का टीचर वैकेंसी का, अगर 4 वैकेंसी आएंगी, 4th वाली, उसमें मैं चाहता हूँ सभी बच्चे जो हैं वो आराम से अच्छी तरीके से क्वालिफाई होके बैठें, ठीक है। तो चलिए अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना टारगेट सेट है 46 नंबर की बात आती है। 46 नंबर में लिखा हुआ है कि
सामान्यतः लाभांश दिया जाता है। अब सामान्यतः लाभांश दिया जाता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था ऊपर। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सामान्यतः लाभांश जो दिया जाता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है, याद रखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को कराया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डाउट था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात आती है तो यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बात आती है चुकता पूंजी की। किसकी बात आती है? चुकता पूंजी की। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है कि ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुकता पूंजी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर नहीं किया है तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सामान्यतः जो लाभांश दिया जाता है वो चुकता पूंजी पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 ऑप्शन जो है वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा कि हम चुकता पूंजी पर जो है वो लाभांश दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अंशों का भुगतान नहीं किया है उसे हम भुगतान करेंगे। तो अधिकृत पूंजी तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सी पूंजी? तो अधिकृत पूंजी अगर लिखा है ऑप्शन में तो आप लोग बिल्कुल क्लिक मत करना, ठीक है। तो अधिकृत पूंजी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को कहा है उसको ध्यान से करिएगा कि अधिकृत पूंजी बिल्कुल नहीं होगा इसका राइट आंसर। सामान्यतः लाभांश जो दिया जाता है वो चुकता पूंजी पर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात आती है 47 नंबर की कि प्रति अंश आवेदन की राशि। आवेदन का मतलब होता है यहाँ पर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रति अंश मतलब कि आवेदन की राशि प्रति अंश के निर्गमन मूल्य की न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी न्यूनतम होनी चाहिए? 25%, 50%, 40% या फिर 10%। तो प्रति अंश जो आवेदन एप्लीकेशन जो राशि है वो अंश के मूल्य की कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए कि ये सवाल भी, इसको आप लोग IMP कर लीजिए, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है 25%। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है। तो इसका राइट आंसर है 25%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि अंशों के प्रीमियम की अधिकतम सीमा जो है वो, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मोस्ट कर लीजिए कि अंशों की प्रीमियम की अधिकतम जो सीमा है वो कितनी होती है? तो 10%, 20%, 5% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंशों के प्रीमियम की अधिकतम जो राशि की सीमा है वो कितनी होती है, कितने परसेंट होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 49 नंबर में लिखा हुआ है कि एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। तो एक नई कंपनी जो है वो अपने अंशों का निर्गमन, याद रखिए कि वो समूल पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है, लेकिन कटौती पर नहीं कर सकती है। किस पर नहीं कर सकती है? तो वो कटौती पर जो है वो नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी का वैधानिक स्तर है, कंपनी का वैधानिक स्तर है, व्यक्ति से पृथक है, फर्म के समान है, कृत्रिम व्यक्ति जैसा है या फिर कोई नहीं। तो याद रखिए कि कंपनी का जो वैधानिक स्तर है वो कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक तरीके से बस कंपनी सांस नहीं लेती है, बाकी के सब कार्य कंपनी कर सकती है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़े से देख लेते हैं और सवाल हैं क्या।
ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 51 की बात करते हैं और 51 में लिखा हुआ है कि कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करती है। कंपनी जो है वो अपनी पूंजी प्राप्त करती है जनता से ऋण लेकर, सदस्यों का अंशदान लेकर, अंशों के निर्गमन करके या फिर बैंकों से अनुदान करके। तो कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करती है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि कंपनी अपनी पूंजी अंशों के निर्गमन से प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 52 नंबर में लिखा हुआ है कि अधिमान अंशधारी हैं, समता अंशों के समान है, पूंजी वापसी का पूर्व अधिकार रखने वाले होते हैं, पूंजी और लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखते हैं, या फिर किसी प्रकार का पूर्वाधिकार नहीं होता है अधिमान अंशधारियों को। तो अधिमान जो अंशधारी होते हैं, तो अधिमान अंशधारी जो होते हैं वो पूर्वाधिकार, इन्हें कहते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी। ठीक है, तो इन्हें क्या होता है कि पूंजी का और लाभांश का भुगतान का पूर्वाधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है संचयी अधिमान अंश। संचयी अधिमान अंश हैं, अदत्त लाभांश संचित होता है। संचयी अधिमान अंश का मतलब होता है कि अगर हमने लाभांश कंपनी नहीं दे पाती है किसी वर्ष, लाभांश की बात आती है कि यदि कंपनी देखो, डिटेल कराने को मैं एक एक क्वेश्चन की एक एक डिटेल करा सकता हूँ, लेकिन बस समय थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, लाभांश मतलब कि संचयी वाले की बात आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंशों के अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पूर्वाधिकार अंशों के जो प्रकार होते हैं, तो वो है, पहला जो है संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा है असंचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तीसरा है हम लोगों का शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। चौथा है अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। पांचवा है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। छठवां है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। सातवां है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। और आठवां है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तो ये 8 प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार होते हैं। और अगर पूछा जाता है कि संचयी, इन्हीं का एक हिस्सा है संचयी पूर्वाधिकार अंश, तो यदि कंपनी किसी वर्ष
कंपनी को किसी वर्ष हानि होती है तो संचयी पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश संचयी हो जाता है। मतलब कि अगली वर्ष जब कंपनी को लाभ होगा तब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो होते हैं तो इन्हें संचयी अधिमान अंश कहते हैं। तो अदत्त लाभांश संचित होता है, लाभांश और ब्याज दोनों संचित होते हैं, लाभांश और पूंजी दोनों का अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि संचयी अधिमान जो अंश हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इनका जो है संचयी अधिमान अंशों का जो लाभांश है वो संचित हो जाता है अगली वर्ष के लिए। अगर कंपनी अगली वर्ष भी नहीं होते तो उसके अगली वर्ष होगा। मतलब कि जब भी कंपनी को लाभ होगा तब पुराना जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है वो उनको दिया जाएगा। तो ये होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश का। ठीक है, तो एक एक करके इनकी बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में अगर करने बैठ गए तो आप लोगों को मैं आप लोगों को डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अवशिष्ट भागी अधिमान अंश कौन होते हैं। तो पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है, लाभांश सबसे पहले चुकाया जाता है, या फिर शेष लाभों में हिस्सा बांटने का अधिकार होता है, या फिर पूंजी और लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार होता है। तो इन्हें अवशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि जो शेष लाभों में हिस्सा जो है बांटने का अधिकार होता है। जैसे हम लोगों ने कहा है कि इसी को अवशिष्ट भागी जो है इसी को कहते हैं भागयुक्त। हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि भागयुक्त और अभागयुक्त। तो इन्हें क्या होता है कि कंपनी के लाभों में जो भाग लेने का अधिकार होता है तो ये होते हैं। तो इसके लिए इसी को हम लोगों ने जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शोधनीय अधिमान अंश कौन से होते हैं। देखो अंश पूछ रहा है ना, अंश के प्रकार में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो शोधनीय अधिमान अंश कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य होते हैं। कंपनी के जीवन काल में अंश राशि एवं लाभांश का भुगतान प्राप्त करते हैं, या फिर लाभांश प्रति वर्ष देय होता है, इनको किस्तों में प्रति वर्ष भुगतान मिलता है। तो जो शोधनीय अधिमान अंश होते हैं तो वो कंपनी के जीवन काल में इनको जो है इनका जो भुगतान है वो कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है इन्हें शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व है वो कैसा होता है, या कंपनी के शेयर होल्डर्स का दायित्व, शेयर होल्डर अंशधारियों का दायित्व भी पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है तो कैसा होता है? असीमित होता है, सीमित होता है, सीमित और असीमित दोनों होता है, या फिर दायित्व नहीं होता है। तो इसका राइट याद रखिए, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो उनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। और साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी में कैसा होता है? तो साझेदारी में याद रखिए, साझेदारी में असीमित होता है। और एकाकी व्यापार की बात करते हैं, एकाकी व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी कैसा होता है? तो वहाँ पर भी असीमित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। तो निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या 10 होती है, 20 होती है, तो 200 होती है। तो इसका राइट आंसर है निजी कंपनी की अधिकतम जो संख्या है तो वो कितनी होती है? तो वो 200 होती है। नए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तो वो 200 होती है। तो इसका राइट आंसर याद रखिए कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम याद रखिए कि न्यूनतम कितनी होती है? तो न्यूनतम याद रखिए
कि यहाँ पर जो बात आती है तो न्यूनतम 7 होती है और अधिकतम असीमित होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लिखा हो सकता है कि अंशों की संख्या के बराबर, तो अंशों की संख्या के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ देखने को भी मिल सकता है, लेकिन 7 ऑप्शन न्यूनतम है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 28 क्वेश्चन से लेकर मैंने आप लोगों को 58 क्वेश्चन तक करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अलग टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ऋण पत्रों का अगर हम लोग बात करते हैं तो इशू एंड, अगर हम लोग बात करते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। एडमिट कार्ड सभी लोग देख लीजिए, ठीक है, एडमिट कार्ड सभी लोग देख लीजिए। मैंने लिंक दे रखा है आप लोगों को, चाहे हम लोग यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब में भी मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है, और ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर भी दे रखा है, और वैसे भी आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, और अपनी तैयारी को करते रहें। तो आज की क्लास के लिए हम लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग।